जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और जबरदस्त अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं और हिंदी के पाठ्यक्रम में जो आज का शीर्षक रहने वाला है वो है क्रिया। आपके एग्जाम को देखते हुए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया जैसे आपसे नाम आपके सामने आते हैं, और इसके साथ ही जो अन्य प्रकार हैं क्रिया के भेद हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इन सारे क्वेश्चन जितने भी बनने की संभावना है और जितने भी क्रिया के प्रकार हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, सबको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, और अगर कोई भी संदेह है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताया करें। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए क्रिया क्या होता है। क्रिया मतलब जिस शब्द से कार्य का होना या पूर्ण होना पाया जाता है। जैसे रोना, धोना, हंसना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सारी की सारी क्या है, क्रिया है ना। तो अ, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड। देखिए पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाता है, पाया जाता है, वह क्रिया कहलाता है। वह क्रिया कहलाता है। जैसे देखिए, हंसना, रोना, सोना, खेलना आदि, ये सारी की सारी क्या है, क्रिया है। और इन्हीं से हमें पता चलता है कि ये जो है हंसना, रोना, सोना, खेलना और बाकी की बहुत सारी क्रियाएं, इनसे एक कार्य का होना पाया जाता है। अगर हम कहें कि वो खेल रहा है, दौड़ रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है ना, ये सारी की सारी क्या है, इनसे हमें पता चल रहा है कि कार्य पूर्ण हो रहा है। तो ये इसे ही हम क्रिया कहते हैं। अब इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्रिया के भेद कौन से होंगे। देखिए, क्रिया के दो प्रकार के भेद होंगे, एक कर्म के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। जो कर्म के आधार पर होते हैं उन्हें सकर्मक और अकर्मक कहते हैं। यानी कि स मतलब कि जब जब कोई भी शब्द हम जोड़ देते हैं, पहले लिखिए इसके भेद। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। होते हैं कौन कौन से? पहला है, पहला सकर्मक, और दूसरा भेद होता है अकर्मक। अकर्मक, देखिए अगर आप इन शब्दों को ही ध्यान से देखें तो पूरे का पूरा शब्द इसका समझ में आ जाएगा। जब हम किसी भी शब्द में से लगा देते हैं उसका मतलब होता है साथ, उसके साथ। और जब कहते हैं कि ए का मतलब होता है बिना, उसके अभाव में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था सकर्मक। स मतलब कर्म के साथ, यहाँ पे कर्म भी होगा, कर्म के साथ। इसका मतलब ये हुआ सकर्मक, यानी कि कर्म के साथ। और जब अकर्मक की बात करेंगे तो वो क्या होगा, कर्म
के बिना, बिना। यहाँ पे सकर्मक में जो है कर्म उपस्थित होगा, जबकि अकर्मक में कर्म अनुपस्थित होगा, यानी कि कर्म नहीं होगा। इन्हीं को थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करेंगे, क्या है इनकी पहचान, कैसे हम पहचान सकते हैं शब्दों को, इन्हें समझ लेंगे। देखिए, जो अकर्मक होता है अभी मैंने बताया, इसमें लिखेंगे जब क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं होता, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए, अकर्मक यानी कि बिना कर्म के, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक, शाब्दिक यूं, शाब्दिक अर्थ बिना कर्म के, बिना कर्म के। दूसरा इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसका सीधा प्रभाव, इसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। यानी कि जब कोई हम वाक्य लेंगे तो उस वाक्य में जो कर्ता होगा उसी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, है ना। और इसकी पहचान, वाक्य में क्या, किसको, तथा किसे लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता, उत्तर प्राप्त नहीं होता, नहीं होता। जब कोई वाक्य होगा और हम उसमें क्या लगाएंगे, ये सब लाएंगे, क्या, किसको, और क्या, किसको लगाने पर, यहाँ पे किसे, तथा किसे, किसे, क्या, किसको तथा किसे लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता। जैसे, जैसे राम खाता है। देखिए, अब इसमें ये खाना क्या है, क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक, इसकी पहचान कैसे होगी कि आप इसमें ये शब्द यूज करके देखिए, किसको, किसे, और क्या। राम क्या खाता है, कुछ नहीं पता, कोई उत्तर थोड़ी आया। किसे खाता है, कुछ नहीं पता। और किसको खाता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा। तो जब इन्हें शब्दों का यूज करके कोई उत्तर नहीं आता तो वो कैसा बन जाता है, अकर्मक। और इसका क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम पर, यानी कि कर्ता पर। मैंने ये लिखवाया था, इसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ा, कर्ता पे। समझ गए। तो ये कैसे हो गई, कर्ता। दूसरा क्या हो सकता है, रोहन नहाता है, नहाता है। देखिए, नहाना क्या क्रिया है, और कैसी क्रिया, अकर्मक या सकर्मक, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान है। आप क्या, किसको, किसे इस्तेमाल करके देखिए, अगर जवाब आ जाता, आपका उत्तर मिल जाता आपको, तो फिर वो सकर्मक है। और अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक है। आप वहीं किसे, किसे नहाता है, नहीं पता,
किसको नहाता नहीं, किसे नहाता है, क्या नहाता है, कोई उत्तर थोड़ी आ रहा है, कोई अर्थ ही नहीं है। तो और इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे। रोहन इसमें करता है, तो सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा, और क्या, किसको, किसे लगाने पर उत्तर नहीं आएगा। तो ये किसकी बात होगी, अकर्मक की। उम्मीद करता हूं आप अकर्मक समझ गए होंगे, जहां पर कर्म नहीं होता, जबकि सकर्मक यानी कर्म के साथ वहां पर कर्म उपस्थित होगा। जैसे अब समझिए आप सकर्मक। देखिए दूसरा है ये सकर्मक। सकर्मक यानी कि शब्द के साथ, कर्म के साथ। इसका अर्थ, इसका अर्थ कर्म के साथ, कर्म के साथ। इसमें क्या होगा, कर्म उपस्थित होगा। लिख लीजिए, इसमें कर्म उपस्थित होगा, होगा। नेक्स्ट लिखिए, इस क्रिया में या इस प्रकार के वाक्य में वाक्य में क्या, किसे, किसको, किसको शब्द प्रयोग करने से उत्तर मिल जाता है। मिल जाता है। कैसे मिल जाएगा उत्तर, देखिए, इस प्रकार के वाक्य में क्या, किसे और किसको शब्द का प्रयोग अगर हम करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, और इसमें कर्म उपस्थित होगा। जैसे जैसे सीता गाना गाती है। देखिए यहाँ पे, वहां क्या हो रहा था कि पता नहीं था कर्म क्या है, जबकि यहाँ पे कर्म क्या आ गया। देख, गाना, तो ये गाना, इसे कहते हैं गाती, मतलब एक क्रिया है, गाने का प्रोसेसिंग है, यानी कि एक क्रिया हो रही है। और क्या गाती है, गाना गाती है। तो इसका मतलब हमने क्या उत्तर किया, क्या गाती है, गाना। क्या, किसे, किसको, जब इन शब्दों का आप इसमें प्रयोग करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। आपने किया कि क्या गाती है, गाना। तो ये जो उत्तर मिला आपको, यही कर्म हो गया, है ना। इसमें यानी कि कर्म की उपस्थिति है। कर्म क्या है इसमें, गाना। सीता गाना गाती है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाता है। देखिए पढ़ाना क्या क्रिया है, और किसको उत्तर किया, किसको, बच्चों को। तो ये भी क्या है, क्या बन गया, ये सहकर्मक। इसमें भी क्या है, कर्म उपस्थित है। तो जिसमें कर्म उपस्थित होता है वो बन जाता है सहकर्मक, और जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता वो अकर्मक। तो इन दोनों में यही अंतर है। और जैसा कि शब्द से पता है, स मतलब कर्म के साथ और अ मतलब कर्म के बिना। तो इतना इसमें अंतर है। अब हम समझेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया। ये हमने क्या समझी थी। इसके अलावा देखिए, कर्म के आधार पर हमने देख ली सहकर्मक और अकर्मक। आप समझेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर यहाँ पर लिख लीजिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया मूल रूप से 5 प्रकार की होती है।
की होती है। देखिए, मूल रूप से तो ये 5 प्रकार की क्रिया होंगी, है ना? लेकिन कई जगह आपको 10 प्रकार की क्रिया मिल सकती हैं, लेकिन आपसे ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता कि क्रिया के कितने प्रकार हैं। आपसे क्रिया दे देगा और पूछ लेगा इसकी क्या पहचान है, या वाक्य दे देगा, पूछ लेगा कौन-सी क्रिया है। तो हम इसमें लगभग 10 प्रकार की क्रियाएँ हैं, वो सारी की सारी पढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन-कौन सी क्रिया हैं, एक-एक करके देखते चलते हैं। देखिए, अब मूल क्रिया या धातु, ये क्या होता है, आप यहाँ पे समझिए। देखिए, या तो मूल क्रिया कह लो या धातु कह लो। ये क्या होता है, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, जिसमें से, ये नहीं, ऐसे मत लिखो, मूल रूप, सेकंड। देखिए, क्रिया का मूल रूप से क्या तात्पर्य है? क्रिया कौन सी होती है? रोना धोना, हंसना, बैठना, कूदना, खेलना, ये सारी की सारी क्रियाएं। जब इसमें से हम ना अलग कर देंगे, देखिए, क्रिया से जब ना, ये ना को अलग कर दे तो शेष शब्द मूल क्रिया अथवा धातु कहलाता है। देखिए, जब क्रिया में से हम क्या कर देंगे, ना अलग कर देंगे, और जो बचेगा शेष भाग, जो शेष शब्द बचेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, मूल क्रिया या धातु कहेंगे। क्रिया का सबसे छोटा रूप जो होता है उसी को धातु कहते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर है, क्रिया में और धातु में। जैसे कि क्रिया क्या था, पढ़ना, पढ़ना, ये क्या क्रिया है? अब इसमें से ये तो होगी क्रिया, हाँ लिख लिए, क्रिया। और हमने कहा था क्रिया में से जब हम ना अलग कर दें, यानी कि अगर इसे कर दें पढ़, पढ़, तो ये क्या बन गया, ये धातु बन गया। मूल क्रिया या धातु इसी को कहेंगे। यहां से हमने ना अलग हटा दिया, ये बन गया हमारा धातु, है ना? जैसे एक है लिखना, लिखना, देखिए ये क्रिया है। और जब इस क्रिया में से हम इस ना को अलग हटा देंगे, जो शेष बचेगा, शेष क्या बचेगा, लिख। तो लिख क्या है, ये हमारी धातु है, ये क्रिया बन गई। और ये इसे क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, धातु या मूल क्रिया, ये हो गई धातु या मूल क्रिया। इसे कहते हैं जब क्रिया का छोटा रूप होता है जिसमें से हम ना अलग कर देते हैं। तो ये इसमें अंतर है क्रिया में और धातु में। आगे समझिए। देखिए, सामान्य क्रिया, यहाँ पर नया आएगा, आधा में ये आ सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया कौन सी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि संपूर्ण क्रिया का भाग होता है, जिससे क्रिया का कार्य का होना पाया जाता है। जैसे सामान्य क्रिया कौन कौन सी होंगी, जैसे हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ना, सोना आदि। ये सारी सारी क्या है, सामान्य क्रिया है। यानी इसमें कोई ना तो मूल पूछा है, ना या सबसे छोटा रूप भी नहीं पूछा, सामान्य क्रिया पूछी है। सामान्य क्रिया आप जानते हैं, यही सारे होते हैं, ये सारे शब्द होते हैं। इसके अलावा अब सामान्य और साधारण क्रिया में क्या अंतर होता है?
साधारण क्रिया में क्या अंतर होगा? एक होता है सामान्य शब्द और एक होता है साधारण शब्द। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं कि ये भी वही है सामान्य, ये भी साधारण वही है, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर होता है। जैसे इसमें क्या होगा, क्रिया के अंत में कर शब्द जुड़ा होगा। जुड़ा होगा। जैसे देखकर, कर आ गया यहाँ पे, पढ़कर, सोकर, पाकर, ये जितने भी इनमें सब में कर आ रहा है, देखिए यहाँ कर, 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 ये सारे कर क्या है, जब क्रिया में कर जुड़ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं हम, साधारण क्रिया, है ना। तो ये आपकी साधारण क्रिया की बात होगी। इसके प्रकार नेक्स्ट समझेंगे क्या, कौन सा प्रकार है, सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये कौन से होती हैं, इन्हें आप कैसे पहचानेंगे? सहायक क्रिया, देखिए सहायक क्रिया, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में जुड़कर अपनी, जुड़कर अपनी पहचान बनाती हैं, बनाती हैं। कैसे पहचान बनाएंगे अपनी, यानी कि क्रिया में जुड़कर, जैसे कि ती, देखिए शब्द आ सकता है ती है, ते है, या ता, ऐसे ही हैं, और हूँ, और चुका, चुके, चुकी, ये सारी की सारी क्या है, ये सहायक क्रिया है। जब क्रिया में ये सारे शब्द जुड़ जाते हैं तो आप पहचान लेना ये सारी की सारी क्या है, सहायक क्रिया। जा चुके हैं, खा चुके हैं, या सोता है, सोते हैं, सोती है। तो जब ये क्रिया के अंत में जुड़ जाते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तो आप पहचान लेंगे कि ये कौन सी है, सहायक क्रिया, जिन्हें इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसके अलावा अब संयुक्त क्रिया क्या होगी, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, नाम से क्या पता है, संयुक्त। और संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना। लिखिए यहाँ पे, संयुक्त क्रिया का अर्थ जुड़ना, या दो क्रिया, दो क्रिया का एक साथ होना, एक साथ होना, माना जाता है, जाता है। जैसे संयुक्त क्रिया क्या होगी, वह वह दौड़कर उसके पास गया, पास गया।
अब इसमें कौन सी संयुक्त क्रिया हो रही है? दो क्रिया हो रही है। एक तो वह दौड़कर और उसके पास गया, ये अलग क्रिया है। तो दो क्रिया हो रही है ना एक साथ, देख कर, खोकर, दौड़कर। और कौन सी? वह उसे अचानक, अचानक मार बैठा, मार बैठा, बैठा। देखिए, इसमें दो क्रिया कौन सी हो रही है? एक तो मारना और एक बैठना, दोनों क्रिया हो रही है ना। वह उसे अचानक मार बैठा, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। आगे समझिए। अब पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक, देखिए जब क्रिया होती है, मतलब एक वाक्य में जब दो क्रिया होती हैं, दो क्रिया एक साथ होती हैं, लेकिन जो पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और जो बाद में होती है उसे समायिका कहते हैं। कैसे? जब वाक्य में दो क्रिया का, दो क्रिया एक साथ होती हैं, तो तो जो पहले होने वाली क्रिया होती है, होती है, उसे पूर्वकालिक तथा जो बाद में होती है उसे समायिका, समायिका कहते हैं, कहते हैं। जैसे, जैसे रोहन एक सेकेंड, जैसे रोहन रात को दूध पीकर सोता है, पीकर सोता है, सोता है। देखिए, पहले कौन सी क्रिया हुई? उसने पहले दूध पिया, दूध पिया। एक तो ये क्रिया हो गई दूध पीना, और दूसरी क्या हुआ? सोना, सोता है। पहले उसने काम किया, दूध पिया और फिर वो सोया, यानी कि रोहन रात को, एक सेकंड, को दूध पीकर सोता है। जो पहले क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है? ये दूध पीना। तो इस क्रिया को जो पहले हो रही है, इसे कहेंगे हम पूर्वकालिक, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। और जो बाद में होती है, बाद में क्या हुआ था? पहले उसने दूध पिया, बाद में वो सोया, तो बाद में होने वाली क्रिया को समायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? समायिका। समझिए। और समझिए इसमें और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इधर लिख रहे हैं हम।
तुम पढ़कर सोते हो, सोते हो। देखिए, तुम पढ़ के सोते हो यानी पहले का क्या काम किया आपने? जो पहले काम होता है, जो क्रिया पहले होती है, उसे ही हम पूर्वकालिक कहते हैं और जो बाद में होती है उसे समायिका कहते हैं। तो देखिए, तुम पढ़कर सोते हो, पढ़कर क्या हो गया? पहले काम हुआ था, तो ये हो गई हमारी पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और जो काम बाद में हुआ, जो क्रिया पहले हुई, पहले बाद में क्या हुआ था? ये सोना, तो इसे कहते हैं हम समायिका, समायिका। समझ गए? तो ये पूर्वकालिक और समायिका इस तरह से होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके अलावा अगली प्रकार की कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणा किसे कहते हैं? हम किसी को समझाते हैं, कोई बात समझाना चाहते हैं, कोई बात सिखाते हैं, किसी से कोई काम करवाते हैं, है ना? तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक। हम उसे प्रेरणा दे रहे हैं, यानी कि प्रेरणा का मतलब होता है सीख, कोई चीज सिखा रहे हैं, कोई चीज समझा रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखिए, जब कर्ता द्वारा द्वारा कोई कार्य, कोई कार्य स्वयं ना करके अन्य व्यक्ति से करवाया जाता है, जाता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। देखिए, कर्ता किसी काम को जब खुद नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा, दूसरे से समझाएगा, उसे बताएगा, तो उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक। यानी कर्ता ने प्रेरित किया किसी को, और प्रेरित करने के बाद किसी दूसरे ने कोई काम किया, है ना? तो उसे ही क्या कहते हैं? वो क्रिया कौन सी कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे, जैसे आपने माता जी से, माता जी से जूते धुलवाए। देखिए, करता क्या है? आप, है ना? और आपने कार्य खुद नहीं किया, और आपने कार्य किसी और से करवाया, यानी कि धुलवाने का काम किसने किया? माँ जी ने किया, माता जी ने किया, और आपने उनसे करवाया। और देखिए, इन वाक्यों के अंदर एक चीज देखने को मिलेगी, से। हर वाक्य के अंदर अधिकतर से मिली है, यानी कि आपने माता जी से जूते धुलवाए, मतलब आपने कार्य खुद नहीं किया, आपने माता जी से करवाया। तो कर्ता जहां कार्य खुद नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये क्रिया कैसी होगी? धुलवाए, धुलवाना कैसी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे ही मैंने बच्चों से पाठ पढ़वाया। देखिए, पढ़वाया, लिखवाया, सुनवाया, एक तो आप इन्हें इसे पहचान सकते हैं, और यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड सॉरी, बच्चों से। देखिए, इनके अंदर अधिकतर से देखने के लिए मिलेगा, माता जी से, बच्चों से, नौकर से, है ना? यानी कि काम खुद नहीं कर रहे। यहाँ पे मैंने काम खुद नहीं किया, बच्चों से पढ़वाया। जब काम करता खुद नहीं करता, दूसरे से करवाता है, तो उसे क्या कहता है? प्रेरणार्थक। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और क्या हो सकता है इसका? मालिक ने, मालिक ने नौकर से, देखिए से यहाँ भी आ गया, नौकर से गाड़ी साफ करवाई, साफ
करवाई। देखिए, पहली बात तो इसमें से आ गया, आप इससे भी पहचान सकते हैं। दूसरा, जब इस शब्द को आप सॉरी वाक्य को जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या है, मालिक ने नौकर से गाड़ी साफ करवाई, यानी कि मालिक ने खुद साफ नहीं करी गाड़ी, किसी और से, किसी और मतलब नौकर से करवाई। तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, जब कार्य खुद ना किया जाए, किसी दूसरे से करवाया जाए, तो वो क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक। तो ये कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, करवाई, इसमें प्रेरणार्थक हो गई। हुँ, आगे अब आती है इसमें द्विकर्मक। दुई मतलब जैसा कि शब्द से आपको पता है, दुई मतलब होता है दो और कर्म मतलब कर्म। जब वाक्य में दो कर्म उपस्थित हों तो उसे दुई कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पहले लिखिए इसमें, जब वाक्य में दो कर्म दो कर्म मौजूद अथवा उपस्थित हों तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। दो कर्म होंगे इसमें, तो ऐसे कौन से वाक्य हो सकते हैं, जैसे माता जी ने जी ने बच्चों को खाने के के लिए लड्डू दिए। लड्डू दिए। देखिए, अब इसमें कौन से कर्म है, माता जी ने बच्चों को, एक तो ये आ गया कर्म, बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए। देना क्या है, ये भी कर्म खाने के लिए दिए, तो लड्डू एक ही आ गया। तो ये बच्चों को और लड्डू दिए, दूसरा कर्म मेरा। तो जब एक ही शब्द वाक्य में दो कर्म आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक। जैसे अध्यापक ने अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। देखिए, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो क्या हो गए, पाठ इसमें अलग है, बच्चों को अलग है, तो दो कर्म हो गया यहाँ पे। तो जब भी दो कर्म आएंगे किसी भी वाक्य में, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ गए। नेक्स्ट, अब नाम धातु क्रिया क्या होती है। देखिए, नाम धातु का मतलब होता है जब लिखना, बतियाना, ये सारी चीज क्या हो जाती हैं, नाम धातु में, है ना। और इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, लिखिए, जब वाक्य में जब वाक्य में आना, आना, अववाना शब्द आए, शब्द आए, तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे बतियाना, बतियाना, शर्माना,
शर्माना, गुर्राना, हिनहिनाना, है ना? तो ये सारे क्या हैं? देखिए आना, माना, यहाँ भी आना आ रहा है, यहाँ आना, यहाँ आना, आना, अब आना, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये नाम धातु के नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका? देखिए क्रियार्थक। अब क्रिया अर्थक क्या होता है? क्रिया का जहां पे अर्थ हो, जैसे इसमें लिखेंगे जहां, एक सेकेंड, जहां क्रिया का विशेष अर्थ देखने को, विशेष अर्थ देखने को मिले, को मिले, वहां क्रियार्थक, क्रियार्थक क्रिया होती है। जैसे यहाँ सोना सख्त मना है, यहाँ सोना सख्त मना है ना? और आजकल सोना बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो ये उदाहरण किसके हो गए? ये हो गए क्रियार्थक के। देखिए सोना सख्त मना है, और यहाँ पे आज का सोना बहुत महंगा है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, अर्थ निकल रहे हैं, तो इसे क्या आएंगे हम? क्रियार्थक। समझ गए आप? तो ये हमने क्रिया के 10 रूप पढ़ लिए, और आपसे इनके अलावा कोई सी भी क्रिया शायद नहीं पूछी जाए किसी भी एग्जाम में। तो आपने को अगर वीडियो में कहीं भी डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं, और एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो जरूर देख लिया करें, दोबारा से देख लें। तो यही था। और हाँ, एक बात आपके लिए बता दूं कि ये हमारा बैच लगातार इसमें क्लासेस चल रही हैं बड़ी अच्छे तरीके से। ये बैच है, इसका नाम रखा है हमने सुरक्षा बैच, और ये आरपीएफ के लिए स्पेशल है। तो जो लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वो लगे रहे हैं, प्लेलिस्ट में आपके लिए क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें से हमारे साहिल सर क्या है जीएस और करंट अफेयर को लेकर आपके साथ रहें कर, और शेखर सर रीजनिंग को लेके, जबकि वासु सर जो है मैथ के साथ आपको मिलेंगे, और अमित सर हिस्ट्री और क्या है साइंस के साथ आपसे जुड़े रहेंगे, और बराबर आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन कर लें। और वीडियो कैसी लगी अब आप हमें जरूर बताएंगे, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।